देश और दुनिया में थी कि किसी ने संदेह व्यक्त नहीं किया और सबने ये माना कि मोदी है तो मुमकिन है। हम सब जानते हैं पानी राज्यों का विषय है, फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य का विषय होने के नाते जो है राज्य सरकारों को ही उसके लिए प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस सब कुछ करना होता है। और राज्यों की अलग अलग स्थितियां हैं, भौगोलिक स्थितियां अलग अलग हैं, चुनौतियां अलग अलग हैं, प्रिपेयर्डनेस अलग अलग है। हमने व्यापक कंसल्टेशन राज्यों के साथ में किया और उस कंसल्टेशन के बाद में 25 दिसंबर सुशासन दिवस के दिन गाइडलाइन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इशू की। दैट डे वाज द डे जहां से हमने काम करना शुरू किया। 25 दिसंबर से लेकर के आज 2021 की 16 दिसंबर को हम बात कर रहे हैं, मान लेते हैं कि 2 साल पूरे हो गए। 25 दिसंबर को काम 2019 में शुरू हुआ था, 25 मार्च को लॉकडाउन लगा था। 3 महीने बाद में और एकाएक सब कुछ ठहर गया था। लगता था कि शायद हम अपने लक्ष्य से पिछड़ जाएंगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की ड्राइविंग फोर्स और इस सरकार की कार्यकुशलता, राज्य सरकारों का जो सहयोग मिला, उसके आधार पर मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि जो 3 करोड़ 23 लाख घर जहां पीने का पानी पहुंचता था, आज वो आंकड़ा बढ़ करके 8 करोड़ 70 लाख के आसपास पहुंच गया है। यानी हम 5.5 करोड़ घर ऐसे हैं जिनकी माताओं बहनों को घर से बाहर से पानी लाने के अभिशाप से मुक्ति दिला चुके हैं। जी, अच्छा, ये तो आपने मुझे आंकड़ा बताया और आप ये भी कह रहे हैं कि जो आपका लक्ष्य है पूरा, वो आप 2024 तक पूरा कर लेंगे। लेकिन एक और लक्ष्य था आपका, एक और प्रण है कि गंगा को अविरल करने का। पहले हम सोचते भी नहीं थे कि हाँ, हम देखते थे कि कितना जो गंगा का जल है वो कितना खराब हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे आप उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अविरल गंगा जो प्रोजेक्ट है आपका, ये अभी किस स्टेज में है और गंगा को लेकर कब ऐसा होगा कि गंगा के जल का आचमन आप हर जगह कर पाएंगे? देखिए, गंगा अविरल है, अविरल बनी रहे और अक्षुण्ण बनी रहे। हम सब करोड़ों करोड़ भारतीयों का, सबके मन की उत्कंठा है, इच्छा है। लेकिन जिस तरह से गंगा अनादिकाल से आने वाले जो है सैकड़ों सैकड़ों हजारों साल तक हमेशा शाश्वत रहने वाली है, इसलिए उसकी अविरलता और उसकी निर्मलता का प्रश्न भी हमेशा उसके साथ जुड़ा रहेगा। क्योंकि हमको स्वीकार करना पड़ेगा, आबादी बढ़ रही है, आबादी के साथ साथ में शहर बढ़ रहे हैं, शहरों के कारण से नदियों पर, जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। लेकिन पिछले 50-100 साल में जो नुकसान हुआ था, उस गैप को हम भर सकें, इस लक्ष्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे मिशन मोड में हम काम करें, ये प्रारंभ किया था। इससे पहले भी पिछले 30 साल का तो हम देख सकते हैं, जब गंगा एक्शन प्लान पहला आया था 1985 में, तब से लेकर के 35 साल से लगातार इस पर एफर्ट्स चल रहे थे। लेकिन पीस मील में काम होता था, टुकड़ों में काम होता था, अलग अलग जगह काम होता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हॉलिस्टिक प्लानिंग के साथ में एक मिशन मोड में हम इसको पूरा करेंगे, इस लक्ष्य के साथ में इस यात्रा को प्रारंभ किया। और मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि गंगा के बारे में पहले, जैसा आपने भी अभी कहा कि पहले चर्चा ये होती थी कि गंगा अशुद्ध है, गंगा में अशुद्धियां मिल रही है, गंगा में सूवेज मिल रहा है। आज जो है वो लोग इस बात की चर्चा करते हैं, नैरेटिव बदल गया है कि गंगा शुद्ध हुई है, गंगा के पानी में बदलाव आया और इसका साक्षी और प्रमाण केवल मैं नहीं, क्योंकि केवल मैं दूंगा उससे नहीं होगा। कुंभ के समय में, पिछले कुंभ के समय में और उससे अभी हाल ही में संपन्न हुए कुंभ और उससे पिछले प्रयागराज के कुंभ के समय 122 देशों के 22 करोड़ लोगों ने उसका साक्षी होकर के उसका प्रमाण प्रस्तुत किया है। गंगा की निर्मलता के साथ साथ में उसकी अविरलता भी अक्षुण्ण बनी रहे। हमने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से उसको भी इंश्योर किया है और साथ साथ में अब माइक्रो इरिगेशन के कवरेज को बढ़ा करके हम नदी के हिस्से का पानी नदी में ज्यादा से ज्यादा कैसे बचा सकें, सुवेज, ट्रीटेड सुवेज वाटर को, ट्रीटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए रिप्लेस करके और पानी के जो नदी के हिस्से में पानी को बचा सकें, इसके ऊपर तेज गति से काम कर रहे हैं। मैं विश्वास के साथ में एक बात आज आपको कह सकता हूं जी, गंगोत्री से लेकर के ऋषिकेश तक आप बेशक चाहिए आचमन करिए, आपको कहीं कोई किसी तरह का संकट नहीं होगा। गंगा, उस पूरे क्षेत्र में गंगा जो है वो किसी भी शहर से एक भी बूंद अनट्रीटेड या जो है अंडर ट्रीटेड। मैंने महसूस किया, मैं 2 दिन पहले हरिद्वार से ही लौट रहा हूं, तो
मैंने देखा, इसको महसूस किया। खैर, ये आपके मंत्रालय की चुनौतियां थी जिस पर हम देख रहे हैं कि आप बखूबी पार पा रहे हैं, और आप कह भी रहे हैं टारगेट आपने सेट किया। ये अच्छी बात है कि टारगेट सेट करके आपकी मिनिस्ट्री काम कर रही है। लेकिन चुनौतियों का एक फ्रंट और है। वो चुनौतियों का फ्रंट होता है पंजाब से शुरू, क्योंकि आप पंजाब के प्रभारी हैं, और पंजाब में इस वक्त कैप्टन जो हैं वो एक तरह से हॉटकेक बने हुए हैं। अभी कैप्टन साहब ने कांग्रेस छोड़ दी है, इस तरह की चर्चाएं हैं कि वो आपके साथ गठबंधन करने वाले हैं, और शायद अंदर खाने इस तरह की भी चर्चाएं कि सीट शेयरिंग हो चुकी है। तो कब तक सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये भविष्यवाणी करने का अभी समय नहीं आया कि सब कुछ कब फाइनलाइज हो जाएगा। लेकिन कैप्टन साहब भी ये बात कह चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये बात कह चुके हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री जी भी ये बात कह चुके हैं कि हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अब कोई संदेह नहीं है। जहां तक सीटों के बंटवारे का प्रश्न है, वो एक व्यवस्था विषय का विषय मात्र है। मूल विषय यह है कि हम लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राष्ट्रवादी विचार की सरकार पंजाब में बनाने के लिए हम मिलजुल करके, हम साथ मिलकर के काम करेंगे। ठीक है। लेकिन एक चीज है कि कैप्टन साहब जब जब कांग्रेस से लड़े, ठीक ठाक उनका रिजल्ट रहा, लेकिन कैप्टन जब भी कांग्रेस से अलग होकर लड़े हैं उनको हार का ही सामना करना पड़ा है। तो आपको लगता है कि इस बार वो कांग्रेस से अलग होकर आपके साथ लड़ रहे हैं, तो आपके लिए कुछ प्रॉफिटेबल साबित होंगे पंजाब में? इसलिए आवश्यक तो नहीं है कि इतिहास हमेशा उन्हीं पन्नों पर लिखा जाए। नए पन्ने इतिहास में और नई जो है पंक्तियां इतिहास में दर्ज होंगी, इतना मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं। जी। अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि पंजाब में आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अभी तक बीजेपी एक छोटे भाई की भूमिका में रही थी पंजाब में, अकाली दल बड़े भाई की भूमिका में था। लेकिन अब जो आप चुनाव में उतरने जा रहे हैं उसमें बीजेपी ऑब्वियसली मुझे लगता है कि एक बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। तो सवाल यह है कि 7 से लेकर ये 60 तक का सफर आप कैसे तय करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेशक 23 विधानसभाओं में चुनाव लड़ती थी और हम छोटे भाई की भूमिका में थे, लेकिन इसका ये अभिप्रेत कतई नहीं लगाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां, उसके संगठन का व्याप, विस्तार और काम जो है वो उन 23 विधानसभाओं तक ही सीमित था। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव लड़ने वाली या चुनाव के समय में सक्रिय होने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वर्ष पर्यंत 5 साल हमेशा हमेशा लोगों के बीच में रह करके सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए विषयों पर और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले कामों के साथ में, लोगों के साथ में जुड़ा रहता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब कोविड की आपदा आई, भारत की नहीं दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया की पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो हाइबरनेशन में चली गई थी, सुसुप्तावस्था में थी। धरातल पर अगर कोई एक पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश के हर हिस्से में, हर गांव में, हर क्षेत्र में अगर कोई काम कर रहा था तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। सेवा ही संकल्प के नाम नारे के साथ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बूथ तक का कार्यकर्ता समाज में, समाज के लोगों के कष्ट हरण के लिए, उनके दुख में सहभागी बनकर के किस तरह से उनके दुख को कम किया जा सके, पीड़ा को कम किया जा सके, किस तरह उनको उस समय संबल प्रदान किया जा सके, इसके लिए काम कर रहा था। और ये जो क्रेडिबिलिटी है, ये केवल उन 23 विधानसभाओं में नहीं, वो 117 विधानसभाओं में एक साथ काम करती है। उन 117 विधानसभाओं के हर एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। ठीक है, मेरा सवाल इसलिए भी था क्योंकि पंजाब में अगर मैं देखूं फ्रंट में तो चुनौतियां बहुत सारी हैं। आम आदमी पार्टी हम देख रहे हैं कि लगातार वो फ्री वाले जो वादे दिल्ली में उन्होंने किए हैं, यही वादे उनके पंजाब में भी हैं। अभी उन्होंने हाल फिलहाल में एक ऐलान किया था कि 18+ जो भी महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये महीना पेंशन देंगे। अभी कल उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम खोलेंगे, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात वो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और अभी जिस तरह के हाल फिलहाल के कुछ सर्वेज अगर मैं देखूं तो उसमें ये कहा जा रहा है कि लीडिंग पोजीशन पे आम आदमी पार्टी रहेगी। तो आप किस तरीके से इस वक्त खुद को देखते हैं? क्योंकि उन सर्वेज में आम आदमी पार्टी को लीडिंग पोजीशन पर दिखाया जा रहा है, कांग्रेस को नंबर 2 पर, बीजेपी अभी अब तक उन सर्वेज में काफी पिछड़ी हुई दिख रही है। देखिए, सर्वे और उनके जो है हकीकत, मुझे लगता है इस पर तो अब टिप्पणी करने की आवश्यकता ही नहीं बची है। देश ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। जहां तक आम आदमी पार्टी के दावों को लेकर के विषय, अभी थोड़े दिन पहले गुजरात में चुनाव हुए थे, स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे। सारा हिंदुस्तान का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, आप उसका टोटल स्पेस देख लीजिए, 75% स्पेस। क्यों मिल रहा था, किस कारण से मिल रहा था, मैं अब उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो मैं कहूंगा तो शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्या हो जाएगी। लेकिन 75% स्पेस जो है मीडिया में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आज आम आदमी पार्टी को मिल रहा था।
और माहौल इस तरह से बनाया गया था कि शायद आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करने वाली है। परिणाम उठा करके देख लीजिए कितनी जगह पर, कुल कितनी जगह पर वो विजय का खाता खोल पाए। इसलिए केवल अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से या झूठ बोल करके लोगों के मन में जगह पैदा नहीं की जा सकती। पंजाब दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। पंजाब के लोग दिल्ली आते रहते हैं, दिल्ली के हालात को भी देखते हैं, मोहल्ला क्लिनिक भी देखते हैं, यहाँ के स्कूल्स भी देखते हैं, यहाँ की परिस्थितियों को भी देखते हैं। मैं अभी 2 दिन पहले चंडीगढ़ में था, रात को चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। वहां एक बोर्ड लगा था कि चंडीगढ़ में हम चंडीगढ़ को कचरे का ढेर जो है हीप ऑफ गार्बेज से मुक्त कर देंगे। मैंने कहा कि कोई आकर के दिल्ली में तो पहले देखे कि पहाड़ खड़े हैं, उसमें आप 7 साल में क्या 8 साल में क्या कर पाए। तो इस तरह से झूठ बोल करके सब्जबाग दिखाना। आज चाहे पंजाब की जो हालत है, लगभग 4 लाख करोड़ का कर्जा है। पंजाब की जो पिछले साल का बजट उठा करके देख लीजिए, 55,000 करोड़ रुपए का स्टेट कुल ग्रॉस रेवेन्यू है, और उस रेवेन्यू के अगेंस्ट में डेप्ट सर्विसिंग में 20,000 करोड़ रुपए जा रहा है। अल्टीमेटली पंजाब को इस तरह के लोक लुभावन आंकड़े देकर के क्या आप पंजाब को सॉवरेन गारंटी फेलियर होने की दिशा में ले जाने का प्रयास नहीं कर रहे? पहले इस बात की जवाबदारी तो ले कि एक इस 4 लाख करोड़ रुपए के कर्जे का पहाड़, या जो पंजाब 1981 में देश की जीडीपी स्टेट जीडीपी के हिसाब से 1 नंबर का प्रांत होता था, आज 16वें नंबर पर पहुंचा है। जो पंजाब देश का सबसे खुशहाल प्रदेश होता था, वो आज जीएसडीपी की ग्रोथ की दृष्टि से 33वें नंबर पे, 33 प्रदेशों में 32वें नंबर पर है, मणिपुर से ऊपर है, अंतिम से ऊपर की पायदान पे है। ये हालात क्यों पहुंचे? और इस हालात पर खड़े पंजाब को क्या इस तरह के लोक लुभावने नारों के माध्यम से क्या पंजाब के भविष्य को तय किया जा सकता है? पंजाब जो ऐसा प्रदेश जिसमें निगेटिव ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री जहां चल रही है, उस पंजाब में क्या रोजगार और पंजाब के बच्चे बेटे को, पंजाब के युवा को रोजगार दिया जा सकेगा? पंजाब के इन हालातों से पंजाब को निकाल करके खुशहाल पंजाब बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो काम हमने किया है, उसके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। और मुझे विश्वास है कि पंजाब के लोग जो राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत लोग हैं, पंजाब को नशे से मुक्त कराने के लिए, पंजाब को माफिया राज से मुक्त कराने के लिए, पंजाब को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए, पंजाब को इन देश को बांटने वाली या समाज को बांटने वाली ताकतों से मुक्त कराने के लिए पंजाब के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े होंगे। ठीक, हमने पंजाब पर बात की। सर, अब मैं राजस्थान की तरफ आना चाहूंगा। आप राजस्थान से सांसद हैं और आपका प्रदेश है राजस्थान। सब ठीक है राजस्थान बीजेपी में? निश्चित रूप से। अभी 15 दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी गए थे हमने एक जनप्रतिनिधि सम्मेलन किया था। 10,000 लोगों की साक्षी में जनप्रतिनिधि जो है, हम सब लोगों ने साथ बैठ करके एक स्वर से ये तय किया, और माननीय गृह मंत्री जी ने उस मंच से ऐलान किया था कि हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव में जाएंगे, और ये जो कुशासन और कुराज राजस्थान का है, मतलब वसुंधरा जी का चेहरा उखाड़ करके 2023 में फेंक देंगे। मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी के उस बयान के बाद में शायद ये विषय, मुझे लगता है कि इस पर पूर्ण विराम लग जाना चाहिए था। अभी भी ये विषय आप लोग क्यों उठा रहे हैं, मुझे इसका कोई कारण मुझे नजर नहीं आता। नहीं तो क्या वसुंधरा जी की कुछ नाराजगी है? क्योंकि इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं कि एक पैरेलल बीजेपी वसुंधरा राजे राजस्थान में चला रही हैं। अलग अलग धड़े बने हुए हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पुनिया और वसुंधरा राजे, उनके बीच में नहीं बनती है। उन्हीं का पैचअप भी करवाने की कोशिश की थी, और एक मैसेज भी दिया था अमित शाह ने कि अब आपसी जो मतभेद है उसको भूल जाइए, चुनाव में काम कीजिए। कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के मतभेद होने की परंपराएं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर, संगठन की ताकत पर चुनाव लड़ती है। वहां व्यक्ति कभी महत्वपूर्ण न था, न होता है, न होगा। हम सब कार्यकर्ता हैं, सब बराबर के कार्यकर्ता हैं, सब मिलकर के काम करेंगे। वसुंधरा जी निश्चित रूप से हमारी 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, हम सब के लिए आदरणीय, हम सब की नेता हैं, प्रदेश में हम सब की नेता रही हैं। हम सब मिलकर के कांग्रेस के इस कुराज को समाप्त करने के लिए और राजस्थान के भविष्य को वापस सुनहरा बनाने के लिए हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। मैं सिर्फ एक चीज आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि हमने भी देखा था जो लेटेस्ट उपचुनाव हुए थे उसमें वसुंधरा जी प्रचार करने नहीं आई थी, इसलिए फिर इस तरह की चीजों को बल मिला था। इसके पीछे क्या रीजन? अब आपने कहा कि बड़ी नेता हैं और उनका ना आना, क्या यही वजह है कि बीजेपी को नुकसान कर गया? मुझे लगता है कि इन दोनों विषयों को अलग अलग देखना पड़ेगा।
वसुंधरा राजे जी खुद भी इस बात को कह चुकी हैं कि मैं व्यक्तिगत कारणों से, और वो कारण हम सब जानते हैं, उनकी पुत्रवधू जिस तरह से गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, हॉस्पिटलाइज थी, उसके कारण से मैं नहीं आ पा रही हूँ। और उसके साथ में इसको जोड़ना कि ये जो है पराजय उसके कारण से थी या नाराजगी के कारण से वो आई थी, मुझे लगता है कि ये जो है राजस्थान और भारतीय जनता पार्टी दोनों की हकीकत को नहीं समझने वाला व्यक्ति इस तरह की बात करेगा। तो राजस्थान में अभी 2023 में चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, तो तैयारी मुझे लगता है वहां पर भी शुरू हो गई होगी, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार वापसी के दावे कर रही है। अभी हमने देखा था महंगाई के अगेंस्ट कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था। मुझे लगता है 2023 अभी बहुत दूर है यार, हम बहुत जल्दी इन सब विषयों पर चर्चा करने लगे हैं। अभी तो पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश की तरफ, पंजाब की तरफ पूरे देश की दृष्टि है, गोवा की तरफ दृष्टि है, उसके बाद गुजरात आने वाला है। गुजरात के लेकर के भी आप सब मित्र, हम बाईपास क्यों कर रहे हैं? नहीं, अभी बहुत समय है, राजस्थान का समय आएगा तब राजस्थान पर भी बात करेंगे। अभी मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी इस विषय पर चर्चा करने लगे। ठीक है, आप मैं वापस एक बार पंजाब पर लेकर आ रहा हूं, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन हुआ इसमें हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो किसान थे वो पंजाब के थे, बहुत ज्यादा किसान संगठन थे